Nobody is born successful. You need to start from somewhere to reach up to that level. कोई भी इंसान, कोई भी आदमी पैदाइशी सफल नहीं होता है। एक सफलता को पाने के लिए एक नई शुरुआत की ज़रूरत होती है और लगन से मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज से स्टार्ट हो गया अपने इस चैनल पर। अभी तो सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिला है ना। आप लोग जैसा बोलेगा, इवनिंग में चाहिएगा तो इवनिंग में ये पोस्ट कर दिया करेंगे, अगर मॉर्निंग में चाहिएगा तो मॉर्निंग में ही डाल दिया करेंगे डेली 8 बजे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात मैं करूँ कि रीट, जी हाँ, DSSSB, यूपी टेट, सी टेट जो कि परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं में जो यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 5 नंबर का प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बिल्कुल यहीं से प्रश्न आते हैं। आप वीडियो को देखिएगा, ये पार्ट 1 है आपको इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3। और एक बात और, जितने भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करूँगा सभी से जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, WSBCC क्लासेस से। जी हाँ, WSBCC क्लासेस जाइए, लिखिए और वहाँ पर जो है आपका इसका PDF देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं कंटिन्यू। जी हाँ, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वीडियो को देख लेते हैं पूरी की पूरी जानकारी को। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहला जो मैंने स्टार्ट किया है जीन पियाजे का सिद्धांत। जी हाँ, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके बाद प्रीवियस ईयर में इस सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चन को भी मैं लेकर के आऊँगा। चलिए देख लेते हैं एक एक जानकारी को विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पर जीन पियाजे के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुआ था। और इन्हें जो है मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और बच्चों पर इन्होंने गहन अध्ययन किया और अध्ययन करके यहाँ पर बहुत सारी बातों को इन्होंने बताया है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है इनका टॉपिक, देखना ना भूलेंगे। देखिए बारी बारी से एकदम पूरे एक एक बात को आप लोग यहाँ से देखेंगे तभी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो है अगर देखा जाए स्कीमा के बारे में अगर देखा जाए तो स्कीमा होती क्या है? एक चीज़ होती है स्कीम। जी हाँ, एक स्कीम होती है और एक होता है स्कीमा। स्कीम जो है किसी काम को करने के लिए 2 तरीके से जो है योजना कहिए बनाई जाती है, तो वो आपका स्कीम ना बोलते हैं। इस स्कीम से ये हो रहा है और इस स्कीम से ये हो रहा है। स्कीम इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। स्कीमा को जो है यहाँ पर बताया गया है कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है बालक ने मान लिया जाए कि बिल्ली को देखा है ना, बालक बिल्ली को देखा, तो बिल्ली को देखा पहली दफ़ा देखेगा तो वो डरेगा, अचंभित होगा। लेकिन बाद में जो है परिवार के द्वारा है ना, माता पिता के द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये है। तो बालक फिर दूसरी दफ़ा जब उसको देखता है तो उसके मस्तिष्क में उसकी स्कीमा बन जाती है ना, उसकी चित्र बन जाती है और बालक उसको जो है पहचानने लगता है धीरे धीरे। ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा चीज़ है यहाँ पर एडेप्टेशन बोले तो अनुकूलन। ये अनुकूलन क्या होती है इसे हम लोग समझेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सी प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बच्चे में कौन सी प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है। तो यहाँ पर एडेप्टेशन जो होती है वो जन्मजात होती है। मतलब क्या कि बच्चे के मस्तिष्क में कहिए ये जो है अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है कि बच्चे जिस माहौल में मतलब रहता है उसी माहौल के अनुसार वो ढलना शुरू कर देता है। ये आपका कहलाता है अनुकूलन। आई होप कि अच्छे समझ गए होंगे। तीसरी बात है यहाँ पर जो है समावेशन। ये समावेशन क्या होती है इसको समझिएगा। तो कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक
संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाता है। अब सबसे पहली बात तो हम ये समझाने के लिए भूल ही गए कि संज्ञानात्मक, सबसे पहली बात कि संज्ञान होती क्या चीज़ है। तो भाई मेरे संज्ञान का मतलब ही होता है जानना। क्या होता है संज्ञान का मतलब? जानना। तो जानकारी को एकत्रित करना, संशोधित करना, यही चीज़ तो है आपका क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है ना। तो एक एक संरचना से जो बच्चे जो है संज्ञान अर्जित करते हैं, है ना, वही चीज़ आपका क्या कहलाता है? समावेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एडजस्टमेंट। व्हाट इज एडजस्टमेंट? तो एडजस्टमेंट को यहाँ पर पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मीकरण आत्मीकरण कहते हैं। एसिमिलेशन कहा जाता है इसको। मतलब पहले की ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना। जैसे आपने कुछ सीखा और जैसे सीखे तो उसमें कमी बेस समझ में आएगा, फिर उसके बाद आपको जो नया ज्ञान मिलेगा किसी भी चीज़ को करने में, वो आपका क्या कहलाता है? आदमी का एसिमिलेशन कहलाता है। जब बालक अपने पुराने स्कीमा, है ना, अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। मतलब पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना, जैसे पुराने ज्ञान में परिवर्तन होगा तो नया ज्ञान जो है प्राप्त होगा, है ना, धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो वही चीज़ आपका क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, एडजस्टमेंट होती है वो। ओके ना। अब यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इसे ज़रा सा देखिए। पहली अवस्था यहाँ पर जो है आपका जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहते हैं, है ना। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहा जाता है। तीसरी अवस्था है आपका जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहा जाता है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहा जाता है। अब इस चारों स्टेज को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो याद रखेंगे 4। एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा 4। अब चारों अवस्थाओं को हम लोग जरा सा देख लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से इस चारों अवस्था को समझने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ आपको। उस कहानी को ज़रा सा गौर से सुनिएगा और चारों स्टेप में वो कहानी आपका क्लियर होगा कि आप चारों अवस्था को समझ जाइएगा। फर्स्ट में अगर मैं बोलूँ कि आज के दौर में बच्चे को मोबाइल से बहुत ज़्यादा लगाव है ना। क्या होता है कि बच्चे जब फर्स्ट टाइम मोबाइल को देखते हैं तो वो नहीं समझते हैं, है ना, लेकिन जैसे वो बजता है और उसके पास जाता है तो वो जो है समझना चालू कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद जब वो समझने लगते हैं तो उनको पता होता है कि इस बटन से, पावर बटन से ऑफ होता है, पावर बटन से ऑन होता है। जब वो अच्छे तरीके से समझ जाता है तो वो क्या होता है, चौथी अवस्था में वो पूर्ण रूप से स्वचालित करना जान जाता है। मीन्स कि जब वो पहले देखता है तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है और वैसा चीज़ को दिखाया जाता है, उसे बताया जाता है कि ये मोबाइल है, तो वो ऐसा जो है बना हुआ चीज़ों को देखता है तो वो उसे मोबाइल बताता है ना। और जब उसे ये समझ आती है, समझ आने के बाद तब वो जो है मोबाइल को पहचानना शुरू कर देता है ना। फिर जब वो पहचानना शुरू कर देता है तो उसमें कौन से बटन से क्या होगा, कैसे स्वचालित होगी, उसकी जानकारी उसे धीरे धीरे हो जाती है। जब पूर्ण रूप से ये हो जाती है, सही गलत की पहचान वो करने लगता है, तब फिर वो औपचारिक तरीके से उसे चलाना जान जाता है। पहली बात कि उसे पहचानना, देखा समझा नहीं, है ना, उसे धीरे धीरे कोशिश की समझने की, तो दूसरे स्टेप में वो समझ गया। जब समझा तो उसमें गलत सही क्या है उसका जो है निदान करना जान गया और उसके बाद अनौपचारिक रूप से जो है उसे चलाना उसे आ गया। तो ये चारों स्टेप अगर समझ गए होंगे तो यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहली अवस्था जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। इसको संवेदी इसको जो है संवेदी और गामक अवस्था भी कहा जाता है। संवेदी गामक अवस्था इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। कितने वर्ष तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और जो है इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों के अनुभव तथा उन पर पेशीय कार्य करके समझ विकसित करते हैं। अब जो है 5 सेंसरी मोटर जो है आपको मालूम है ना, कितने हैं? 5 सेंसरी मोटर ऑर्गन हैं बच्चे में पाए जाते हैं, जिसके सहायता से वो जो है सीखना प्रारंभ करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। तो वो 5 सेंसरी मोटर ऑर्गन कौन कौन से हैं आप हमें कमेंट करके बताइए और मैं आपको चलिए बताता हूँ
कौन कौन से 5 सेंसरी मोटर ऑर्गन होते हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स ये 5 सेंसरी मोटर ऑर्गन है। फर्स्ट में आप आँख ले सकते हैं, दूसरा में कान ले सकते हैं, तीसरा में नाक ले सकते हैं, चौथा में उंगली ले सकते हैं, और पांचवा में यहाँ पर जो है जीभ। ये पांचों का पांच क्या है, सेंसरी मोटर ऑर्गन है, जिसकी सहायता से बच्चे जो है जन्म से 2 वर्ष तक की आयु में सीखते हैं। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया कि 5 सेंसरी मोटर ऑर्गन कौन कौन से, आँख, कान, नाक, उंगली और जीभ। तो इन्हीं इंद्रियों के अनुभव तथा उन पर पेशीय कार्य करके जो है समझ विकसित करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जो है चादर पर बैठा शिशु चादर पर जो है थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि वो दौड़ कर जाता है खिलौना उठा लेता है। तो उसकी जो है समझ जहाँ तक रहती है, वो अपने समझ के अनुसार चादर को खींचता है। चादर जब उसके नज़दीक आता है तो वो खिलौना उसे प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद ये अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अनुकरण मतलब नकल करके, मैंने आपको पहले ही मोबाइल का एग्जांपल दे करके बताया है ना। उसके बाद स्मृति यानी कि मेमोरी पावर, मानसिक शक्ति को जो है संबंधित यहाँ पर ये अवस्था है, समझ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित कौन सी अवस्थाएं होती है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, तो आप बताइएगा संवेदी गामक अवस्था या फिर जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था आप बता सकते हैं। अच्छा, इस अवस्था के जो है, इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वैसे ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट आप इसे देख सकते हैं, है ना। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, और उसके बाद तीसरी वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, मानसिक संयोग द्वारा नवीन साधनों की खोज की अवस्था, ये हुआ। उसके बाद दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इसकी आयु देखा जाए तो 2 से 7 वर्ष की आयु, इसके मध्य की आयु जो होगी वो आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जिसको यहाँ पर समझ सकते हैं। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगते हैं तथा उसमें विभेद करने लगते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि ये मोबाइल है और उसके जगह पर कोई दूसरा चीज़ दिया जाता है तो बच्चे बोलते हैं नहीं ये नहीं है, मतलब उसका पहचानना शुरू कर देता है। तो ये विभेद करना शुरू कर देता है, स्टार्टिंग, इनिशियल कहिए इसको, शुरू कर देता है। उसके बाद इस दौरान उनमें भाषा का विकास शुरू हो जाता है। जब वो पहचानना शुरू कर देता है तो बच्चा बोलना भी शुरू कर देता है, धीरे धीरे जो है हकला हकला करके बोलना शुरू कर देता है कि आखिर ये है, तो भाषा का विकास शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक थोड़ा बहुत समस्या का समाधान करने योग्य हो जाता है ना, थोड़ा बहुत जो है समस्या का समाधान करने योग्य हो जाता है। लेकिन गलत सही का वहाँ पर इसमें जो है अभाव रहता है, क्या गलत है क्या सही है वो उसे जो है पहचान नहीं पाते हैं बच्चे। समझ में आ रही है बात, गलत सही का विभेद नहीं कर पाते हैं। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेदीकरण तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब यहाँ पर जो है इसमें जो है पहचानने, किसी वस्तु को पहचानने, उसमें विभेद करने, अंतर डिफरेंसेस करने और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। अच्छा, इसी में जो है भाषा का पूर्ण विकास होता है। एक एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, है ना। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है कि पर्यावरण के अनुसार उनको किस रूप में ढलना है, कैसे रहना है। ये सारी चीज जो है धीरे धीरे आने लगती है। कब? बच्चे की जब उम्र होती है 7 से 11 वर्ष की, है ना, उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे जीन पियाजे ने दिया इनका नाम। अब उसके बाद चौथी अवस्था जो है यहाँ पर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी अवस्थाएं हैं। ये जो है 11 वर्ष की अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की होती है। अब 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक देखिए क्या सब हो जाती है। तो बालक का औपचारिक चिंतन कर सकता है। जी हाँ, औपचारिक चिंतन यानी कि अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में करना शुरू कर देता है, बालक शुरू करता है, तो आप बता सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चिंतन मतलब अनेकों तरह से जो है चिंतन मंथन वो बच्चे कर सकते हैं।
इस अवस्था में व्यक्ति जो है अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। इसमें जो है गलत और सही का जो है पहचान तो आपको मूर्त में ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसका निदान कैसे किया जाना है उसके लिए अमूर्त चिंतन जो है बालक कर सकता है ना। औपचारिक मतलब अनेकों रूप से कहिए इसको समझ सकते हैं। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। जी हाँ, इस एज में जो है बच्चे को जो है इस क्षमता की कहिए तो इससे बहुत क्वेश्चन निकलता है कि बच्चे अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में कब विकसित होती है, तो आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताना। वैसे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा तो सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल भर भी जो है इंतज़ार नहीं करना पड़े पार्ट 2 के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नई जानकारी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।